सिलेबस, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का सिलेबस पूरा, जो कि मतलब आपका आता है सेक्शन डी में। तो इसमें इतना सिलेबस है, और इसमें से ये देखिए, इसमें से जितने ब्लॉक में लिखे हुए हैं, मतलब इधर, सॉरी, इधर से, मतलब ये जो रेड में लिखा हुआ है ये अपना आपका आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स में, जो कि ये पोर्शन है पूरा। ये पोर्शन आपका थर्मोडायनामिक्स का आ जाएगा, और बाकी पोर्शन मेटामॉर्फिक का आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा कि अभी जितना टाइम है आपके पास, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा है, या फिर मतलब आपको कभी पढ़ाया नहीं गया आपके एमएससी के टाइम पे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ाया जाता, बस मेटामॉर्फिक पढ़ाया जाता है। तो अभी अगर आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, तो थर्मोडायनामिक्स को छोड़ ही दीजिए, मतलब स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, और बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप थर्मोडायनामिक्स को छोड़ दीजिए, मतलब अभी स्टार्ट मत कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है थर्मोडायनामिक्स का वो कर सकते हैं आप। जैसे कि ये फुगासिटी एंड एक्टिविटी, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होता है, ये स्लोप दिखाता है मेटामॉर्फिक रिएक्शन का, ये आप देख सकते हैं। ये भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है। और देखना है तो ये गिब्स फ्री एनर्जी को देखिए, क्योंकि ये भी आता है क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं मतलब करना है तो छोड़ सकते हैं पूरा, लेकिन देखना है तो ये इन चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ज्यादा आती हैं कभी कभी। और नहीं भी आता है, नहीं स्टार्ट करना थर्मोडायनेमिक्स, तो छोड़ सकते हैं, और बाकी चीजों को अच्छे से कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से मतलब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी जो आता है वो करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी के लिए, क्योंकि आप आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा है। थर्मोडायनेमिक्स ये सब पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसके बाद ये आपका, हाँ, और ये जियो थर्मोबैरोमेट्री, इसको भी थोड़ा कवर कर लेंगे, और मैं इसके बारे में थोड़ा आपको ये आज बता दूंगा, ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है, और 5 मार्क के क्वेश्चन में इन जनरली आता है। तो इसको कवर करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे जो सिलेबस थे। तो ये जो है लिमिट्स ऑफ फिजियोकेमिकल कंट्रोल, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लूइड एंड बॉल कंपोजिशन। हाँ, तो मैं बता देता हूँ पढ़ना कहाँ से। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी आप पूरा जेडी विंटर से पढ़ सकते हैं। जो रिलेवेंट पार्ट है, मतलब इसमें जो जो सिलेबस में जो जो मेंशन है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो जेडी विंटर में भी सेम पूरा हेडिंग होता है, पूरा ऑलमोस्ट सेम ही हेडिंग होता है। तो उन चीजों को पढ़ सकते हैं आप, और जो जो मतलब रिलेवेंट है, ऐसा नहीं कि पूरा जेडी विंटर पढ़ने बैठ गया भी नहीं। जो जो चीजें रिलेवेंट है वो पढ़ सकते हैं। मैं दिखा भी दूंगा एक बार बुक को शेयर करके कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये जो लिमिट्स ऑफ फिजियोकेमिकल, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर, ये सब, तो ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, और ये अभी तक कभी तो आया नहीं है क्वेश्चन में, देखा नहीं हो, लेकिन आएगी अभी तो। ये शायद 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, और जो कि सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट। प्रेशर का क्या रेंज होता है, टेम्परेचर का क्या रोल होता है, फ्लूइड का क्या रोल होता है, बॉल कंपोजिशन का क्या रोल होता है। तो ये तो आपको पता होगा, तो इसको हम स्किप करते हैं अभी के लिए। और उससे सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ जोन, फेसिस, आइसोग्राड एंड फेसिस सीरीज। ये मतलब हर साल आ ही जाता है, किसी ना किसी रूप में आ जाता है, या तो 5 नंबर में आएगा, या फिर 10 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, या फिर पूरा ये वाला पोर्शन पूरा 15 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो इसको अच्छे से कवर करना है, तो हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। आ, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जोन फेसिस है, ये विंटर बुक से आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी नोट से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि आप विंटर बुक से थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। जो क्या होता है कि आप उससे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा आ जाएगा, और ज़्यादा भी नहीं है पढ़ना, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जोन वगैरह से। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये विंटर बुक से ही मैं मतलब उसकी लाया था, विंटर बुक का ये डायग्राम। तो जोन्स जो है, पहले जो था, मतलब पहले सबसे पहला जोन जो डिस्कवर किया गया था वो बैरोवियन जोन है। तो आपको ये बैरोवियन जोन भी आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बैरोवियन जोन बस दे सकता है, और आपको बोलेगा कि लिखो इसमें 5 नंबर वाला शॉर्ट नोट वाला, तो ये भी आ सकता है।
तो वो जो जोन था पहले, जो साइंटिस्ट थे, जो बैरो साइंटिस्ट थे, वो स्कॉटिश हाईलैंड जो थे, स्कॉटलैंड का जो मतलब हाईलैंड है, मतलब वो एक ओरोजेनिक बेल्ट है, उसको इसलिए स्कॉटिश हाईलैंड बोलते हैं। तो उसमें जो ओरोजेनिक रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो हुआ था, मतलब ओरोजेनिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म के अंदर आता है, जो मतलब कोलिजनल कोर्स होते हैं। अगर ऐसा आपको बोले कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे कि ओरोजेनिक होता है, और उसका आप इंडियन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि इंडियन एग्जाम्पल में रीजनल मेटामॉर्फिज्म अभी कहाँ हो रहा होगा, क्योंकि आप हिमालय का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिमालयन माउंटेन्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप ईस्टर्न घाट माउंटेन्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो भी काइंड ऑफ ओरोजेनिक बेल्ट ही है, अरावली माउंटेन बेल्ट, उन सब का दे सकते हैं। तो वो भी रीजनल मेटामॉर्फिज्म के अंडर आएगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है, इंडियन एग्जाम्पल जितना अगर दे पाएंगे तो उतना अच्छा ही होगा। मान लीजिए आप ग्रानुलाइट फेसिस के बारे में लिख रहे हैं कुछ शॉर्ट नोट वगैरह, या फिर किसी में भी लिख रहे हैं, तो इंडियन एग्जाम्पल में आप ईस्टर्न घाट का एग्जाम्पल और सदर्न ग्रानुलाइट टेरेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप इंडियन एग्जाम्पल देंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा ही लगेगा कि मतलब हाँ, ये इंडियन एग्जाम्पल भी पता है इसको, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंडियन एग्जाम्पल देने का ट्राई करना जहाँ भी हो सके। तो ये हम आते हैं हमारे जोन्स पे। तो बैरोवियन जोन्स जो था वो एक्चुअली ओरोजेनिक रीजनल मेटामॉर्फिक बेल्ट्स में पहली बार वो बैरो साइंटिस्ट बैरो ने, जॉन बैरो थे, वो डिस्कवर किए थे, जो कि पेलिटिक रॉक्स में था। पेलिटिक रॉक्स मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक, जो कि मतलब सेल और क्ले रॉक्स, क्ले स्टोन वगैरह, जो क्ले और सेल से बने और सील से बने होते हैं सेल रॉक्स, उनका जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो उसको पेलिटिक रॉक्स बोला जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है K2O हाई रहता है, पोटासियम। वो ये याद रखिएगा, ये आप मेंशन कर सकते हैं कभी आप पेलिटिक रॉक्स के बारे में लिख रहे हैं तो मेटामॉर्फिक जोन्स का डेफिनेशन ये है कि हर जोन्स में, मान लीजिए इधर से जब बैरो ने जब इधर से इधर क्रॉस सेक्शन लिया, मैपिंग करते करते गया, तो उनको ऐसा आया कि हर कुछ डिस्टेंस जानने के बाद एक नया मिनरल मिला। जैसे कि इधर जब ये पॉइंट पे आए उनको क्लोराइट मिला, उसके बाद ये पॉइंट पे जब आए उनको बायोटाइट मिलना स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट पे जब आए उनको गार्नेट मिलना स्टार्ट हुआ। क्यों? और ऐसा है कि इसके पहले जो ये क्लोराइड जोन में बायोटाइट नहीं मिला था उनको, बायोटाइट जोन में, ये वाले जोन में उनको गार्नेट नहीं मिला था। तो यही डेफिनेशन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये डेफिनेशन लिखिएगा आप कि जो ईच बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ ए न्यू मिनरल इन द मेटामॉर्फिस पेलेटिक रॉक्स हुआ, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। और which could be correlated into increase in grain size, तो जब मेटामॉर्फिक ग्रेड इंक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जब इंक्रीज करता है, तो उससे क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं, क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं, वो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो आपस में मतलब क्या होता है कि उसको मेल्ट होकर, सॉरी मेल्ट नहीं तो सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट्स का फ्यूजन होके वो एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा ग्रेन बनाते हैं, जिसको कि बोला जाता है ओस्टवाल्ड राइपनिंग। ये एक चीज आप याद रखिएगा, ओस्टवाल्ड राइपनिंग करके एक है। मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ ओस्टवाल्ड राइपनिंग क्या होता है। और मैं सजेस्ट करूंगा जितना भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको इमेज देकर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना आप विजुअलाइज कर पाएंगे उतना एग्जाम में लिखने को आपको इजी होगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको इमेजेस दिखाने ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए, ये एक मिनरल ग्रेन्स है, छोटे छोटे ग्रेन्स है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका, हाँ, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता करता गया, उसके बाद ये हुआ कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ये छोटे छोटे ग्रेन्स के। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो क्या होगा कि सरफेस एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, मतलब नेचर में ऐसा है कि सब हर हर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि लो टेम्पर मतलब एनर्जी कंडीशन में रहे। तो एनर्जी रिड्यूस करने के लिए वो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करेगा, तो सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए ये ग्रेन्स कोलेसेंस होके एक बड़ा ग्रेन बनाएंगे। तो अभी इसका सरफेस एरिया इनके हिसाब से घट जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते ये बड़े ग्रेन्स बनाते जाएंगे, और 120 डिग्री जो है कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों ग्रेन के बाउंड्री के बीच एंगल 120 डिग्री होगा।
तो इसको बोला जाता है ओस्टवाल्ड राइपलिंग। ये चीज याद रखिए, कभी मतलब लिखने को पड़ सकता है एग्जाम एग्जाम में। तो हम, हाँ ठीक है, हम वापस आते हैं अपने जोन्स पे। तो जोन्स ये है। और जो इंडेक्स मिनरल, ये याद रखिए, ये भी आ सकता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन में। और इंडेक्स मिनरल ये है कि जो नया मिनरल एक जोन में अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम के लिए, जैसे कि बायोटाइट जोन में पहले बायोटाइट आएगा, क्लोराइड जोन में क्लोराइड अपीयर करेगा, गार्नेट जोन में पहले गार्नेट अपीयर करेगा। तो ये हो इसका इंडेक्स मिनरल। ये तो आपको पता ही है होपफुली। तो जब जब आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ये सब लिखना है, डेफिनेशन जोन्स का, इंडेक्स मिनरल का डेफिनेशन लिखना है। और ये जो लाइन्स है ये सब आइसोग्रेड्स है। ये लाइंस जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट जोन को सेपरेट करता है, तो उसको आइसोग्रेड बोला जाता है। और उसका दूसरा डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि आइसोग्रेड का दूसरा डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं कि द अपीयरेंस, आइसोग्रेड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक इंडेक्स मिनरल इन द फील्ड आज वन प्रोग्रेस मेटामॉर्फिक ग्रेड। तो जब मेटामॉर्फिक ग्रेड इंक्रीज करता जाता है इस डायरेक्शन में, जो नया मिनरल आता है जहाँ पे, उस पे आइसोग्रेड्स होते हैं। मतलब आइसोग्रेड मतलब आइसो मीन सिमिलर, ग्रेड मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ग्रेडियंट, मेटामॉर्फिक ग्रेडियंट। तो सिमिलर मेटामॉर्फिक जोन्स को ये कनेक्ट करता करता जाता है। और ये इधर सीधे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आइसोग्रेड मतलब ओरिजिनली ऐसा सीधे स्ट्रेट ही नहीं होते, मे भी ऐसा कर भी हो सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो गया होगा बेड्स का तो ऐसा कर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे आइसोग्रेड। तो ये चीज याद रखिएगा। और उसके बाद आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए 10 मार्क्स क्वेश्चन में आया, तो उसके बाद ये डेफिनेशन वगैरह लिखे, आइसोग्रेड लिखे। उसके बाद आपको हर जोन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। जोन का जो है कि मतलब क्लोराइड जोन का मान लीजिए, उसका जो इंडेक्स मिनरल है वो क्लोराइड है, बायोटाइट जोन का बायोटाइट है, गार्नेट जोन का इंडेक्स मिनरल जो लिखना होता है आपको लिखेंगे, स्टोरोलाइट जोन का लिखेंगे, और उसका मिनरल असेंबलेज लिखेंगे। ये पूरा पूरा मतलब जो मिनरल असेंबलेज होगा वो लिखेंगे। और एक चीज आप ये भी लिख मेंशन कर सकते हैं कि जो क्लोराइड जोन होता है और सॉरी क्लोराइड जोन होता है और बायोटाइट जोन जो होता है वो ग्रीन सिस्ट फेसिस को आपका कोरेस्पॉन्ड करता है। गार्नेट जोन स्टोरोलाइट जोन जो होता है ये आपका हायर जो होता है, जो मेटामॉर्फिक फेसिस में उसको कोरेस्पॉन्ड करता है। लाइक हम फिर ये आपका स्टोरोलाइट, उसके बाद कियानाइट सिलिमानाइट जो होता है ये आपका ग्रानुलाइट फेसिस को वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं अगर मेंशन करते। और एक डायग्राम आप बना दीजिएगा। ऐसा मतलब ये वाला डायग्राम ऐसा नहीं, आप एक ऐसा सिंपल रेक्टेंगल बना के, ये वाला डायग्राम शायद आप दिखे होंगे, ऐसा ऐसा करके क्लोराइड जोन, बायोटाइट जोन, इस इधर क्लोराइड जोन हो गया, इधर बायोटाइट जोन हो गया आपका, और इधर आपका गार्नेट जोन हो गया। ऐसा करके ऐसा सिंपल सा एक डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। राइट, ईच जोन इंडेक्स मिनरल क्या होता है, मिनरल असेंबलेज, कौन सा रॉक टाइप मिलेगा। जैसे क्लोराइड जोन और बायोटाइट जोन में आपको फिलाइट्स मिलेंगे और बायोटाइट में सीस्ट मिलेंगे। गार्नेट में आपको स्टार्ट होगा आपका सीस्ट सीस्ट मिलेंगे, गार्नेट में भी सीस्ट मिलेंगे, स्टोरोलाइट में भी आपका सीस्ट रॉक ही होंगे, और कियानाइट और सिल्मनाइट में आपको ग्रैनुलाइट रॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अगर 10 नंबर या फिर 15 नंबर क्वेश्चन में आया। इन जनरल अगर बस जोन्स आएगा तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा। तो ऐसा ही आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और किसी को कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं या फिर पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली, कोई मैसेज आएगा। ठीक है। तो ये हो गया मेटामॉर्फिक जोन्स के बारे में। तो आपको जोन्स का क्वेश्चन आए तो ऐसे अप्रोच करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा वाला, फेसिस सीरीज। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जोन्स फेस और फेसिस सीरीज दोनों एक साथ आ सकते हैं, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे कैसे आप उसको भी अप्रोच करेगा। तो फेसिस आप
फेसिस सीरीज जो है आप इधर पढ़ सकते हैं जेडी विंटर के बुक से, जो पेज नंबर 564 में है। तो फेसिस सीरीज का जो टर्म था उसको किसने टर्म किया था? मियासिरो ने टर्म किया था। तो उनके हिसाब से फेसिस सीरीज ये है कि जो मेटामॉर्फिक फेसिस तो आपको पता होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन है तो आपको पहले फेसिस का डेफिनेशन लिखना है। फेसिस का डेफिनेशन होता है कि एक पर्टिकुलर मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के रेंज में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स स्टेबल होते हैं उसको मेटामॉर्फिक फेसिस बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको पहले देना है। उसके बाद आपको फेसिस का डायग्राम बनाना है, जैसे कि ये वाला मैं बनाया हूँ, ये तो विंटर बुक से लाया था। तो ये वाला डायग्राम जैसे है, ये ऐसा डायग्राम आपको कुछ बनाना है जिसमें कि आपको जियोलाइट फेसिस मेंशन करना है। ग्रेनाइट, पोम्पेलाइट, जिनसिस्ट, एम्फीवोल्ट, ग्रानुलाइट, इक्लोगाइट, ये आपका ब्लू सिस्ट, ऐसा फेसिस को लिखना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर प्रेशर का मतलब एक्सिस पे इधर देना है कि कितना किलो बार प्रेशर है, ये नहीं चाहिए। आप क्वालिटेटिवली दिखा सकते हैं, क्वांटिटेटिवली दिखाना कोई मतलब जरूरी नहीं है। तो बस आप क्वालिटेटिवली दिखा सकते हैं कि कौन सा फेसिस आप दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो जो फेसिस सीरीज का मतलब डेफिनेशन है कि सीक्वेंस ऑफ जोन बिलोंगिंग टू टू और मोर फेसिस सीरीज। मतलब जो जोन आपने ये बैरोवियन जोन पढ़ा, तो बैरोवियन जोन किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? वो क्या है कि बैरोवियन जोन जो है, ये देखिए बैरोवियन फेसिस सीरीज जो है मीडियम प्रेशर और मीडियम टेम्परेचर रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। तो ये एक फेसिस सीरीज है जो कि मीडियम टेम्परे ये एक्सिस पे प्रेशर है और ये एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। तो मीडियम जो होगा ये ऐसा जाएगा, ये वाला लाइन पे, जो कि बैरोवियन फेसिस है। उसके बाद आपका चाहे बुकान और आपको फेसिस सीरीज जो कि लो प्रेशर रीजनल है। जैसे कि आपका लो प्रेशर रीजनल मतलब जो ये बुकान सीरीज आएगा आपका, ये वाला होगा लो प्रेशर रीजनल, मतलब प्रेशर थोड़ा घट जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ये इसमें 2 नंबर दे रहा हूँ, जो कि बुकन सीरीज है। कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज जो कि वेरी लो प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर है, जो कि ये वाला फेसिस सीरीज होगा, जो कि ये वाला इसमें मैं लिखाया हुआ हूँ, ये वाला, ये डायग्राम। और उसके बाद सैनोगुआ फेसिस सीरीज हाई प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर। उसके बाद फ्रांसियन सीरीज जो कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे है, वो एक फेसिस इसको होगा और दूसरा फेसिस इधर कोरेस्पॉन्ड करेगा। तो ऐसे ही आपको फेसिस सीरीज को दिखाना है डायग्राम करके। और ये एंडलुसाइड सिलिमेनाइट कियानाइट का डायग्राम ये करेंगे भी तो चलेगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रफ डायग्राम आपका होना चाहिए। और जोन्स का डेफिनेशन आपको समझ आ गया ना, मतलब जो, सॉरी हाँ, जोन्स का डेफिनेशन ये है कि जो बैरोवियन जो आपका, हाँ सॉरी, फेसिस सीरीज का डेफिनेशन ये है कि जो जोन्स होते हैं वो कौन से मतलब प्रेशर टेम्परेचर को कोरेस्पॉन्ड करते हैं और वो उनमें कौन सा फेसिस को इंक्लूड करते हैं। बैरोवियन फेसिस में जैसे आपका स्टार्टिंग ये इधर से होगा, जियोलाइट फेसिस से होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बैरोवियन बैरोवियन जो है कि ये वाला है, ये वाला सीरीज है। तो इसमें आपका स्टार्टिंग इधर से हुआ, ये हुआ जियोलाइट का। उसके बाद ये प्रेनाइट, पंपेलाइट, ये आपका हो गया ग्रीन सिस्ट का, ये एम्फीबोलाइट का। उसके बाद ये ग्रेनुलाइट का हो गया। अभी आपका अगर हाई टेम्परेचर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म सीरीज बोलेगा तो ये होगा, जो कि होगा जियोलाइट से स्टार्ट होगा। उसके बाद अल्बाइट एपिडोट, ये वाला हॉर्नब्लेंड, उसके हॉर्नब्लेंड फेसिस सीरीज, ये वाला पायरोक्सिनाइट हॉर्नब्लेंड, पायरोक्सिन हॉर्नफ्लोम। उसके बाद ये होगा आपका सैनिडाइन फेसिस सीरीज। तो ऐसे आपको सब मेंशन करना है। तो ये ऐसा डायग्राम्स बनाना है, आपको डायग्राम्स बनाना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? अगर फेसिस सीरीज के बारे में आया तो उसके ये डायग्राम रहेगा, डायग्राम जो कि ये वाला डायग्राम रहेगा, ऐसा कुछ। और मतलब ये टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर नंबर नहीं लिखने पड़ेंगे। आप नीचे लिख सकते हैं कि ये जो है डायग्राम है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, ये लिखना पड़ेगा। प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन जो कि कॉन्टैक्ट बेसिस सीरीज पे वेरी लो प्रेशर होता है, ये मेंशन करना पड़ेगा। और बुकान और एल्को में वेरी लो प्रेशर होता है, ये मेंशन, ये चीजें
ये जो साइड में जो चीजें ब्रैकेट में लिखा हो ये मेंशन करना पड़ेगा। जियोथर्मल कंडीशन क्या है, तो ये वाले इमेज में देखिए, बस इस पे देखिए, इस पे मैं लिखा हूँ सारे फेसिस का जियोथर्म क्या क्या होता है। जैसे कि ये वाला जो है आपका फ्रांसियन सीरीज है, फ्रांसियन फेसिस सीरीज है, जिसका कि जियोथर्मल ग्रेडियंट लेस देन 10 डिग्री पर सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर फेसिस सीरीज है। ये वाला, इसको देखिए, ये वाला एक हो गया। उसके बाद इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या मतलब नोट डाउन कर लीजिए। ये याद रखना बहुत इजी है। ये अभी 10 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 10 to 20 आता है, उसके बाद 20 to 40 आता है, 40 to 80 आता है, उसके बाद ग्रेटर देन 80 आता है। बहुत इजी है। ये आप मेंशन कर सकते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या क्या होता है सारे फेसिस सीरीज में। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है कि जो लाइन में आते आते ये नीचे वाले में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फोसिस होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, आपका ये रोक है और ये प्लूटोन ने ऐसा एम्प्लेस कर गया, ये आपका इधर प्लूटोन हो गया, मान लीजिए माग्मा हो गया। तो ये अगर एम्प्लेस कर जाएगा तो जियोथर्म क्या हो जाएगा, सडन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। ये सराउंडिंग कंट्री रॉक में टेम्परेचर हीट क्या होगा कि अरे मतलब इधर कॉन्डक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। और कौन सा फेसिस इंक्लूड करता है, मान लीजिए अभी जैसे आपका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक सीरीज, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक सीरीज में कौन सा आता है। जैसे कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक सीरीज में आपका आएगा ये सब, ये वाला कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक में आएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक में आएगा, जो कि क्या होता है, स्टार्ट अल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स सानिडाइन, ये मेंशन करना पड़ेगा। हुआ। उसके बाद मिनरल असेंबलेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रेनाइट पोम्पेलाइट में जियोलाइट में ग्रेनाइट पोम्पेलाइट में लो टेम्परेचर मिनरल वगैरह असेंबलेज होते हैं। और इधर जो जाएंगे जैसे कि आप हॉर्नब्लेंड सानिडाइन सैनिडिनाइट ऐसा मिल स्टोरोलाइट, ये सब मिनरल मिलेंगे आपको हाई टेम्परेचर में। और जब आप ये वाला हाई प्रेशर वाला फेसिस में जाएंगे, इसमें इसमें जो मिनरल्स आपको मिलेगा, जियोलाइट्स मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो ब्लूसिस्ट फेसिस में आपको ग्लोकोफेन मिलेगा। वो कि फ्रांसियन फेसिस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, ये ग्लोकोफेन वगैरह मिलेगा। उसके बाद आपका गार्नेट मिलेगा। और ये एक्लोगाइट फेसिस सीरीज में जब आप जाएंगे तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला बहुत मिनरल फेजिस मिलेंगे। और बेरोबियन में जब जाएंगे आपको इधर जियोलाइट मिलेगा, इधर ग्रेनाइट पंपियालाइट मिलेगा। ग्रीन सिस्ट में आपको बायोटाइट मस्कोवाइट हुआ, मस्कोवाइट क्लोरिक बायोटाइट मस्कोवाइट क्लोराइट, ये सब मिलेगा। एम्फिबोलाइट में आपको हॉर्नब्लेंड मिलेगा। ग्रैनुलाइट फेसिस में आपको पायरोक्सिन मिलेगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक मिनरल है। ओपीएक्स मिलेगा। ये सब आपको मेंशन करना होगा। और जो फाइनल वाला इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्टोनिक्स और जियोलॉजिकल सेटिंग। तो कौन सा फेसिस फेसिस सीरीज कौन से जियोलॉजिकल सेटिंग में आपको मिल सकता है, कोई बताना चाहेगा। फॉर एग्जांपल ये जो फेसिस सीरीज है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, जो कि आपका है फ्रांसियन फेसिस सीरीज, तो ये कौन से टेक्टोनिक सेटिंग पे आपको मिलेगा, या फिर कौन से जियोलॉजिकल सेटिंग पे मिलेगा। एनीवन, कोई चैट बॉक्स पे लिख दो, या फिर आप माइक अनम्यूट करके बताओ। इसका मतलब सबडक्शन से। जोन है मिल सकता हाँ, क्या बोले, सुना ही नहीं दिया कुछ सबडक्शन बोल। से। हाँ राइट, सबडक्शन जोन में मिलेगा। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है उधर, अगर क्वेश्चन में आएगा। क्या हुआ कि आप तो जितना मतलब नोट्स वगैरह से पढ़े होंगे ठीक है, उतना तो लिख देंगे, लेकिन ये जो चीजें सबडक्शन जोन लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये आएगा कि हाँ ठीक है, इसको पता है कि मतलब
कॉन्सेप्ट थोड़ा पता है, वो इम्पोर्टेंट चीजें आपको मेंशन करनी है, भूलना नहीं है। और ऐसे ही मतलब आप पढ़िए आपसे कि जैसा मतलब ये सब चीजें आपको आ जाएगा। बाकी उसे थोड़ा कुछ डिफरेंट लिखना है, ऐसा नहीं कि सब लोग जो लिख रहे हैं याद करके आए हैं वही लिखना है आपको बस। और ये मान लीजिए, ये जो है कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज, ये आप लिख सकते हैं कि जहाँ ग्रानिटिक इंट्रूजन होगा, प्लूटोनिक एम्प्लेसमेंट होगा, उधर मिल सकता है। सबको पता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक सीरीज कहाँ बनता है, लेकिन आप जियोलॉजिकल सेटिंग में लिख के एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वो थोड़ा मतलब अच्छा दिखेगा। अभी आपका ये जो बैरोवियन जोन है, जो मीडियम प्रेशर टेम्परेचर को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि रीजनल मेटामॉर्फिक में आपको मिलेगा, तो ऐसा ही लिख सकते हैं। और ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जो कि डायनामिक मेटामॉर्फिक बोला जाता है, उसमें मिलता है। और ये वाला जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये वाला आप लिख सकते हैं डायनामोथर्मल। मतलब डायनामोथर्मल मतलब फॉल्ट वगैरह भी है, स्ट्रेस भी है, और उसके साथ टेम्परेचर भी है, डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिक जोन में मिल सकता है। तो ये सब आप बता सकते हैं आप उसमें। तो ये हो गया फेसिस सीरीज के बारे में, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो बताने थे मैं बता दिया आपको। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, 5 मार्क्स वाले में इन जनरल आता है, नहीं तो 10 मार्क्स वाले में आता है। इस साल शायद 2025 में ही आया था पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट के बारे में, आई गेस। तो जो पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट है, तो उसका पहले आप डेफिनेशन लिखिए कि पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट क्या होता है। पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट ये होता है कि ऐसा एक जियोलॉजिकल सेटिंग जिसमें कि आपको मतलब हाई प्रेशर वाला, मतलब हाई प्रेशर ये रो कर दे रहा हूँ, और हाई टेम्परेचर वाला फेसिस मिलता है। जो कि हाई प्रेशर वाला फेसिस आपका कौन सा, ये वाला है ब्लू सिस्ट। और हाई टेम्परेचर वाला फेसिस आपको क्या, ये सब है, हाई फेसिस सीरीज मिलता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर वाला मिलता है, हाई टेम्परेचर वाला भी मिलता है। मतलब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाला फेसिस सीरीज, उसके साथ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वाला फेसिस सीरीज मिलता है, जो कि कहाँ मिलता है आपको, सबडक्शन जोन में। तो सबडक्शन जोन में ये वाला जो जोन है जिसको कि आप बेनियोफ जोन बोला जाता है, तो ये वाले जोन में क्या होगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबडक्ट कर रहा है और ये इसके थ्रस्ट कर रहा है, तो ये वाला प्रेशर दे रहा है। उसके बाद ये ओवरबर्डन प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो रहा है इस पे, तो इसलिए ये जगह पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिनरल्स डेवलप करेंगे, जो कि आपके, उसके बाद आपको लिखना है कि मतलब डेफिनेशन लिख दिए, डायग्राम बना दिए, उसके बाद आपको इस डायग्राम में भी शो करना पड़ेगा। लाइक मैं आइडिया देता हूँ कैसे शो करा जाता है, इसको डील कर दिए। तो आप ऐसा एक डायग्राम बना दिए, उसके बाद ऐसा, सॉरी, ऐसा स्क्वायर डाल दीजिए, ऐसा एक स्मॉल ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल डाल दीजिए। उसके बाद ऐसे साइड में इधर एरो डाल के लिखिए कि ये जो है हाई प्रेशर मेटामॉर्फिक फेसिस बेल्ट है, ऐसा लिखिए। वो एग्जामिनर को क्लियरली समझ आया कि हाँ आप कौन सा जोन बोल रहे हैं। ऐसा बस इधर से एक एरो डाल के ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा होगा कि ये आप दिखा रहे हैं कि ये जोन जो है इसमें पूरा हाई प्रेशर मेटामॉर्फिक फेसिस डेवलप करेगा। उसके बाद आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर मेटामॉर्फिक फेसिस के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होता है आपका इधर से जियोलाइट वगैरह से। उसके बाद ये ग्लोकोफेन इंक्लूड होता है, इक्लोगाइट इंक्लूड होता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक मिनरल कौन सा है, जिसका जैसे ग्लोकोफेन है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद इक्लोगाइट फेसिस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल है, वो उसके बारे में भी थोड़ा मेंशन कीजिए आप। तो जाके मतलब एग्जामिनर को लगा कि हाँ ठीक है, पता है चीजें इसको। और उसके बाद ये है कि आप, उसके बाद जो है हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फिक कौन सा है, जो हाई टेम्परेचर वाला आपको ये वाला दिखाना है। ये वाला क्यों है हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसमें जो वॉल्केनिक आर्क होता है, वॉल्केनिक आर्क या फिर वॉल्केनिक जो, अगर वो ओशन ओशन का सबडक्शन हो रहा है तो आप वॉल्केनिक आर्क बोलेंगे, या फिर सॉरी वॉल्केनिक आइलैंड बोलेंगे। ओशन ओशन का हो रहा है
अगर ओशन कॉन्टिनेंट का हो रहा है तो आप उसको वोल्कानिक आर्क बोलेंगे, तो वो वाला मेंशन कीजिए। और ये वाला क्या है कि इसमें जो मेल्टिंग होता है, वो जो होता है वोलाटाइल इंड्यूस्ड मेल्टिंग होता है, उसके वजह से माग्मा इधर ऊपर आके इधर हाई टेम्परेचर, ये वाला एम्प्लेस, ये वाले माग्मा देखिए, ये वाले एम्प्लेस हो रहे हैं, ये वाले इधर आके साइड एम्प्लेस कर रहे हैं। तो ये वाले जो होस्ट रॉक है इस साइड में, इसमें आपका हॉर्नफेल फेसिस डेवलप होगा। तो ये वाला आप मेंशन कीजिए कि हॉर्नफेल फेसिस जो हाई टेम्परेचर फेसिस सीरीज होगा, और उसमें जो रॉक्स दिखेंगे, इसमें जो आपको जो रॉक्स दिखेंगे वो क्या होगी, हॉर्नफेल हॉर्नफेल रॉक दिखेंगे, जो कि मतलब कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल होगा। ये आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज ये है कि जो मेटामोर, उसके साथ ये बता देता हूँ कि ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट देख रहे हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि आप बोलेंगे कि जो ये वाला आपका वोल्केनिक आर्क वगैरह है, आइलैंड आर्क, इसमें जियोथर्मल ग्रेडियंट स्टीप होगा क्योंकि इधर वोल्कानिज्म हो रहा है। और ये हाई प्रेशर जो है, ये बेल्ट, ये जो इधर सबडक्ट कर रहा है, इसमें आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट रिलेटिवली क्या होगा कि जेंटल होगा, मतलब लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि ये जो आपका, देखिए इधर दिख रहा है कि ये वाले जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है, ये वाले जो ये 1000 डिग्री वाला है, उसके बाद ये 600 डिग्री वाला है। तो ये क्या हो रहा है, जियोथर्मल ग्रेडियंट ऐसा मतलब ऊपर की तरफ श्रिंक कर रहे हैं। लेकिन इस मतलब इधर से आपको इतना डेप्थ आना पड़ेगा, तब जाके आप 600 डिग्री टेम्परेचर कर पाएंगे। लेकिन इधर से इतने में ही आपको 600 डिग्री मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर का जियोथर्मल ग्रेडियंट जेंटल है, उधर इधर का स्टीप है। तो ये क्यों जेंटल है? क्योंकि इसमें ये जो सबडक्ट कर रहा है प्लेट, ये अपने साथ हाइड्रोस मिनरल कैरी करके लाता है, वाटर कैरी करके लाता है। और ये क्या होता है, कोल्ड लिथोस्फीयर होता है। तो इसलिए इसका जियोथर्मल ग्रेडियंट जेंटल होता है और कम होता है उसका जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो ये चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आया तो उसके उस आप सोचेंगे क्या क्या लिखना है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं उसमें। तो जाके आपका मतलब थोड़ा फुलफिल लगेगा, आपका जो आंसर होगा पूरा फुलफिल लगेगा। और ये डायग्राम्स भी रहने चाहिए, या फिर आप, हाँ, ये डायग्राम तो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया, हाँ, थेसिस में एक चीज, हाँ, बोलना भूल गया कि आप एक चीज पूरा याद रखिए कि कौन सा थेसिस में कौन सा मिनरल दिखता है। जैसा कि आपका पेल इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में पेलिटिक रॉक्स के बारे में ही पूछा जाता है। कभी कभी मतलब कार्बोनेट रॉक्स का या फिर माफिक रॉक्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप पेलिटिक का मोस्ट मस्ट याद रखिए कि कौन से मतलब जोन फेसिस में कौन सा मिनरल दिख रहा है। जैसे कि आपका ये ब्लू सिस्ट फेसिस में कैरेक्टरिस्टिक इसका ग्लोकोफेन है। उसके बाद आपका लॉसोनाइट भी है, लॉसोनाइट भी दिखता है आई गेस। उसके बाद आपका ये अल्बाइट, हाँ, अल्बाइट दिखता है। और ये अल्बाइट जो होता है ये ग्रीन सिस्ट में भी दिखता है, ये याद रखिए। और ग्रीन सिस्ट का जो होता है मेटामोस्कोवाइट, क्लोराइड, क्वार्ट्ज, बायोटाइट, ये वो दिखता है। और आपका एम्फीबोलाइट में हॉर्नब्लेंड दिखता है, जो कि एम्फीबोल मिनरल है। गार्नेट दिखता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ग्रानुलाइट में गार्नेट, पायरोक्सिन होता है, पीएक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल इसका। उसके बाद आपका दिखता है इसमें, हाँ, और इसमें याद नहीं दिखता, प्लाजियोक्लेज नहीं दिखता, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा मिनरल कौन से में दिखता है और कौन सा रॉक कहाँ दिखता है, ये आप लिख सकते हो। और ये फॉरबिडन जोन के बारे में आपको पता है ना, ये जो फॉरबिडन जोन है कि मतलब अर्थ में ये वाला जोन में जो प्रेशर टेम्परेचर है इसका ग्राफ में, ये प्रेशर टेम्परेचर मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब लाइक ये 1 गीगा पास्कल टेम्परेचर, सॉरी 1 गीगा पास्कल प्रेशर इधर आप कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अगर वन वन ये वाला पॉइंट 130 और 120 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 1 गीगा पास्कल प्रेशर नहीं मिल सकता। तो ये फॉरबिडन जोन है, इसको भी आप उधर आप डायग्राम में दिखाइए।
तो ये वाला है फॉरग्रीन जोन का कॉन्सेप्ट। ये अब ये हो गया आपका फेसिस वगैरह हो गया, जियोथर्मल ग्रेडियंट। हाँ, ये वाला एक इम्पोर्टेंट चीज है, जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है, ये वाला भी क्वेश्चन आता है। जिसके साथ जो पीटी पाथ है वो भी क्वेश्चन आता है। तो अभी हम जियोथर्मल ग्रेडियंट स्टार्ट करते हैं। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है, ये तो डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि मतलब डेप्थ के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, उसको जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक स्टेडी स्टेट होता है, एक ट्रांजिएंट स्टेट होता है। तो ये दोनों जानना आपको जरूरी है। ये कभी कभी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये सब आप मेंशन करिएगा, स्टेडी स्टेट होता है, ट्रांजिएंट स्टेट होता है। तो स्टेडी स्टेट जो जियोथर्मल होता है, वो बस क्या होता है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। ये जो जेड है, ये डेप्थ को दिखाता है। तो मतलब टेम्परेचर बस डेप्थ के लिए वेरी करता है। और डी टी बाय डी टी, मतलब ये जो कैपिटल टी है, ये है आपका टेम्परेचर, और ये स्मॉल टी है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कह रहा है कि मतलब जो टेम्परेचर जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, डी बाई डी टी, ये आपको क्या होता है, चेंज को दिखाता है ना, डी टी बाई डी टी। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होता, डी टी बाई डी टी जीरो होता है। मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं आप, मैथमेटिकली थोड़ा। और ट्रांजिएंट स्टेट जियोथर्म जो होता है, वो क्या होता है कि टाइम के साथ चेंज होता जाता रहता है, इवॉल्व विथ टाइम अंटिल स्टेडी स्टेट इज अचीव। तो मैंने जैसा बताया कि सारे ऑब्जेक्ट्स का ये टेंडेंसी होता है कि वो लो टेम्परेचर के लिए जाए, तो सॉरी लो एनर्जी कंडीशन के लिए सब लोग अपना ट्राई करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स का यही रूल है। तो जब स्टेडी स्टेट जियोथर्म क्या है कि वो मिनिमम जियोथर्म है, स्टेबल वाला है। और ट्रांजिएंट स्टेट जियोथर्म जो है कि वो अनस्टेबल वाला है। तो अब ये ट्रांजिएंट स्टेट हमेशा स्टेडी स्टेट जाने के लिए ट्राई करेगा। और इसमें जो होता है, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ डेप्थ, डेप्थ के साथ टेम्परेचर चेंज होता है, और टाइम के साथ भी चेंज होता है। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट होता है। तो ये डेफिनेशन दोनों का आप याद रखिए। तो ये वाले हैं, जैसे कि ये वाला एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डेप्थ दिया है वाई एक्सिस में, और इधर टेम्परेचर इसमें एक्सिस में दिया है। तो ये वाला मान लीजिए आपका जियोथर्म जो है स्टेडी स्टेट है, और ये वाला जो है ट्रांजिएंट स्टेट है। तो टी इक्वल टू टाइम जीरो में ये वाला था, उसके बाद टी जब 5 मेगा हुआ, ये आ गया, ये वाला जियोथर्म। उसके बाद 10 में ये आ गया, उसके बाद 40 में ये आ गया, धीरे धीरे ये जो है इस तरफ बढ़ता गया। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट जियोथर्म, जो कि फर्दर में आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये भी याद रखिए कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग में जियोथर्मल ग्रेडियंट कैसे होता है। जो कि नॉर्मल सिचुएशन दिया गया है तो इसका जियोथर्म ऐसा होता है। और हाँ, एक मेंशन कर सकते हैं कि नॉर्मल जियोथर्म 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। ये आप मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मल जियोथर्म जो होता है, जो कि मतलब क्राटोनिक एरिया में दिखा जाता है, स्टेबल क्राटोनिक एरिया में, ये लिख सकते हैं। और नॉर्मल जियोथर्म जो होता है ये ऐसा होता है, ये स्टेबल होता है। और जब मिड ओशनिक रीज में आपका जियोथर्म जो होता है वो ट्रांजिएंट स्टेट होता है, वो स्टेडी स्टेट नहीं होता है। ये आप याद रखिए, क्योंकि मिड ओशनिक रीज में क्या होता है कि मैग्मा जो होता है वो ऊपर राइज करते रहता है। तो इस वजह से इस वाले पार्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है डेप्थ के साथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका अभी जो जियोथर्म था, ये वाला जियोथर्म, ये ऐसा स्टीप हो गया। मतलब ये टेम्परेचर डेप्थ कम बढ़ रहा है, डेप्थ इधर है, डेप्थ कम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो और ये जो ग्रीन में लाइन है, ये सॉलिडोस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका जियोथर्म जो जब सॉलिडोस को कट कर देगा, तो तब आपका क्या होता है, मेल्ट जनरेट होता है। तो ये वाला मिडोसेनिक रीज में जो होता है डिकम्प्रेशनल मेल्टिंग होता है, ये तो पता ही होगा आपको। और हॉटस्पॉट में क्या होता है, कैसे जियोथर्म होता है, ये वाला ऐसा होता है। हॉटस्पॉट क्या होता है, डेप्थ में होता है ज्यादा टेम्परेचर, जो मेंटल प्लूम होता है, तो वो सरफेस के नियर तो सेम बिहेव करता है, लेकिन डेप्थ में जाके वो ज्यादा हो जाता है, स्टीप हो जाता है। और आइलैंड आर्क में क्या होता है कि
आइलैंड आर्क में एक ऐसा होता है कि नॉर्मल जियोथर्म है, लेकिन ये जो सॉलिडस है, सॉलिडस कर्व जो है, मतलब नॉर्मल सॉलिडस कर्व, ये पीछे शिफ्ट हो गया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वोलाटाइल जो ये वाला जो स्लैब मेल्टिंग जो होता है, ये वाला स्लैब जो जिधर मेल्ट हो जनरेट होता है, उसमें वोलाटाइल ऐड हो जाता है ये वाला सबडक्टिंग प्लेट से। तो इसलिए जो सॉलिडस होता है ये वाला स्लैब का, वो क्या होता है कि पीछे चला जाता है और वो जियोथर्म को इंटरसेप्ट कर देता है। तो इसलिए उधर का क्या होता है कि जो मेल्ट जनरेट होता है। ये थोड़ा इग्नियस का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जान लीजिए, कहीं मतलब मिले, चांस मिले तो लिख सकते। तो हम बता रहे थे कि स्टेडी स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट जियोथर्म। तो उसके बाद ये वाला देखिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ओवर थिकन क्रस्ट में कैसे मेटामॉर्फिज्म होता है। इसमें भी वही जियोथर्म ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये विंटर बुक में भी दिया हुआ है शायद, आई गेस पेज नंबर 575 में। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। तो इसमें ऐसा होता है कि जो ये वाला चीज जो है वही सेम है। हाँ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये सबडक्शन हो रहा है। तो ये वाला चीज जो है, ये वाला ये देखिए, ये एक प्लेट है। मतलब ये पहले सबडक्शन के पहले ये सा एक आपका लिथोस्फीयर था हुआ। और ये जो थ्रस्ट फॉल्ट है ये वाला है सबडक्शन के पहले। उसके बाद सबडक्शन जब हो गया, ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर आ गया अभी। तो ये ब्लॉक ऐसे इस तरह पुश हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन में भी आता है चीजें, ये ओवर थिकन क्रस्ट शायद इस साल ही आया था आई गेस, मेरे को इतना याद है। मैं बनाया था ये डायग्राम वगैरह उधर भी। तो इसको थोड़ा देखिए। तो ये वाला जो ब्लॉक था, अभी ये वाला है, ये वाला इसके ऊपर आ गया है। और जो अर्थ का जो हीट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं। हाँ, अर्थ का जो हीट प्रोड्यूस होता है, पहले जो क्रस्टल वाले पार्ट में क्या होता है कि हीट जो होता है रेडियो एक्टिव हीट होता है। मतलब यूरेनियम, थोरियम, ये वो सब एलिमेंट्स का डीके की वजह से हीट जनरेट होता है, पोटासियम इनका डीके की वजह से। और उसके बाद जो लिथोस्फीयर के नीचे जो होता है, मतलब लोअर क्रस्ट से लेके अपर मेंटल तक, वो वाला जो होता है वो हीट, मतलब हीट प्रोडक्शन जीरो होता है, उधर हीट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जो अर्थ का ऑलरेडी हीट है, वो वाला ही आपका उधर का हीट होता है। तो उस उधर क्या होता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट ज्यादा वेरी नहीं करता। वो वाला मतलब जियोथर्म क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, जियोथर्म में आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है क्रस्ट में ज्यादा वेरी करता है। मान लीजिए ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, क्रस्ट क्रस्ट और ये डेप्थ है। तो क्रस्ट से जब नीचे जाएंगे जियोथर्म थोड़ा स्टीप होता जाएगा। अभी जब मेंटल में पहुंच जाएंगे तो जियोथर्म क्या होगा कि मतलब ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ये आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जियोथर्म जो होता है मतलब क्रस्ट तक रेडियो एक्टिव हीट जनरेट होता है, एक्स्ट्रा हीट। इसकी वजह से जियोथर्म रैपिडली बढ़ते जाता है। और उसके बाद एक टाइम आता है जिसके बाद जियोथर्म और ज्यादा नहीं बढ़ता, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं डेप्थ के साथ। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं जियोथर्म में। ऐसे पॉइंट्स आपको याद करते करके मतलब थोड़ा मेंशन करने हैं। तो हम थे ओवर थिकन क्रस्ट पे। तो ये वाला ब्लॉक जब जब इसके ऊपर आ गया, तो अभी ऐसा हुआ कि ये वाला ब्लॉक का जियोथर्म ऐसा है, थोड़ा स्टीप है क्योंकि इधर रेडियो एक्टिव हीट जनरेट हो रहा है। और ये वाले ब्लॉक का जो जियोथर्म है नॉर्मल है। तो इधर क्या है, इधर देखिए ये वाला ब्लॉक अभी क्या था, क्रस्ट था, इसका टेम्परेचर कम है। और ये वाले ऊपर वाले ब्लॉक का जो नीचे वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या होगा कि ये जियोथर्मल ग्रेडियंट, इसका नया एक जियोथर्मल ग्रेडियंट बनेगा। जो कि पुराना जियोथर्मल ग्रेडियंट तो ये सब था, ये डिस्टर्ब हो गया। तो अभी ऐसा होगा कि ये वाला जो रिलेटिवली कूल है और ये वाला हॉट है, तो इस रीजन से हीट इस तरफ आना स्टार्ट करेगा, आना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा होगा कि ये वाला रीजन हीटिंग होना स्टार्ट होगा और ये वाला रीजन का कूलिंग होना स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इधर दो डिस्टिंक्ट ग्रेडियंट फॉर्म हो गए, इधर ज्यादा टेम्परेचर, इधर कम टेम्परेचर। तो इसी को बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट जियोथर्मल ग्रेडियंट। मतलब अभी क्या है कि स्टेबल नहीं है जियोथर्मल ग्रेडियंट फॉर्म हुआ, इसलिए हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो ये वाला उसी को इसी में दिखाया गया है अच्छे से। ये वाला जो है अपर ब्लॉक है, ये वाला लोअर ब्लॉक है।
तो अपर ब्लॉक का जो लोअर पार्ट में क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इधर कूल होगा, और लोअर ब्लॉक का अपर पार्ट में हीटिंग होना स्टार्ट करेगा। तो ये वाले ऐसे टेम्परेचर लाइंस बन जाएंगे धीरे धीरे आपका। और ऐसा होते होते, और इसको क्या बोला जाता है, थर्मल रिलैक्सेशन बोला जाता है, जो कि मतलब ये वाले प्रोसेस को, ये जो टेम्परेचर का एक्सचेंज दोनों ग्रेडियंट के बीच को थर्मल रिलैक्सेशन बोला जाता है। ये याद रखिए, अगर ओवर थिकन क्रस्ट का मेटामॉर्फिज्म क्वेश्चन में आया तो ये सब लिख सकते हैं, थर्मल रिलैक्सेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि, हाँ। और परटर्बेशन ऑफ स्टेडी स्टेट जियोथर्म, मतलब स्टेडी स्टेट जियोथर्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सब मतलब ये ओवर राइडिंग, ओवर थिकन क्रस्ट होने के पहले क्या था, ये स्टेडी स्टेट था। उसके बाद ये ऐसा हो गया जियोथर्म, ऐसा अनस्टेबल हो गया, ऐसा कर्व कर्व आ जाएंगे अभी जियोथर्म में। तो ये कब तक होगा, जब तक कि ये वाला जियोथर्म जो है ऐसा ना हो जाएगा, ऐसा एक स्टेबल ना बन जाए नया वाला जियोथर्म। तो ये होगा आपका अभी, ये जो है ये स्टेडी स्टेट हो गया, ये हो गया स्टेडी स्टेट जियोथर्म। तब तक ये वाला हीट ट्रांसफर चालू रहेगा जब तक स्टेडी स्टेट जियोथर्म को ये एक्वायर ना कर जाए। तो ये चीज आप याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। और इसके साथ ही एक आता है जो कि प्रेशर टेम्परेचर पाथ, पीटी पाथ कैसा होता है ओवर थिकन क्रस्ट का। हाँ, हाँ, जो मैं थर्मल रिलैक्सेशन बोल रहा था ना, ये थर्मल रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट की, थर्मल रिलैक्सेशन होता है, थर्मल रिलैक्सेशन मतलब जो है कि ये ऐसा जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो चेंज करता है। तो ये वाला आपका नया वाला जो है स्टेबल स्टेट जियोथर्म बन गया है ये वाला। तो मान लीजिए एक रॉक इधर है, ये अपर ऊपर वाले ब्लॉक में है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये वाला कलर, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ। तो एक रॉक मान लीजिए ये अपर वाला ब्लॉक है, ये वाला आपका वो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक, ये अपर वाला ब्लॉक है, ये लोअर वाला ब्लॉक है। तो अपर वाले ब्लॉक के लोअर पार्ट में एक रॉक है मान लीजिए, तो वो अभी उसका प्रेशर टेम्परेचर पाथ कैसा होगा, क्योंकि अपर वाले ब्लॉक का जो लोअर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें हीट ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कूलिंग होगा पहले, कूलिंग होगा मतलब टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर एक्स एक्सिस में है, तो ये इस तरफ कूलिंग होगा। उसके बाद क्या होगा कि, उसके बाद कूलिंग हो गया, उसके बाद ये स्टेडी स्टेट जियोथर्मल की तरफ जाने को ट्राई करेगा, जो कि ये ऐसा मूव करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक पॉइंट का मतलब रॉक्स का इवोल्यूशन कैसे होगा, उसका पीटी पाथ कैसा होगा ओवर थिकन क्रस्ट का। तो अगर वो क्वेश्चन आया तो उसके हिसाब से आप लिखिए। मान लीजिए एक और रॉक है जो कि लोअर ब्लॉक में है और लोअर ब्लॉक के अपर पार्ट में है, तो क्या होगा उसका अभी, वो अब हीटिंग होना स्टार्ट करेगा, ऐसा हीट करके वो स्टेडी स्टेट जियोथर्म की तरफ जाने को ट्राई करेगा, क्योंकि वो ये वाला जो लोअर ब्लॉक का ऊपर पार्ट है ये रिलेटिवली कूल है और ये वाला हीट है, तो इधर से हीट इधर आएगा तो ये रॉक को ये हीट करेगा, तो अभी ऐसा ही जाएगा। और ये एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और वाई एक्सिस में प्रेशर है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, उसका इवोल्यूशन ऐसा होता है। और ये जो पीटी पाथ है ये कभी कभी आ जाते हैं। पीटी पाथ क्या क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का ये एक्सिस है। अगर मान लीजिए ये ऐसा कुछ इवॉल्व कर रहा है तो आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन बोला जाता है इसको। आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है रिलेटिवली, इधर तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डिकम्प्रेशन मतलब प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, ये वाला पोर्शन में प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। आईबीसी आइसोबारिक कूलिंग मतलब क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, और आइसोबारिक, बारिक मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। आईटीडी और आईबीसी दोनों दो चीजें होती हैं, आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन और आइसोबारिक कूलिंग होते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो चीजें हैं, हाँ, उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ रीजनल
इसमें देखिए सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि स्ट्रक्चर एंड माइक्रो टेक्सचर टेक्सचर ऑफ रीजनल एंड कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक ऑफ रॉक। तो इसको मैं आपको जो जेडी विंटर का बुक है वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वाला जो जेडी विंटर का बुक है ये वाला उसका चैप्टर है जो कि है, हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक का चैप्टर है। और इसमें पूरा ऐसा दे दिया है कि मतलब टेक्सचर ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, आपके सिलेबस में भी यही मेंशन है, टेक्सचर ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो इधर से जो चीजें हैं उसको अगर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो इधर से ही क्वेश्चन सेट होते हैं। और ये वाला जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट आस्क किया जाता है, ऐसा नहीं कुछ घुमा के पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला ये 2024 का क्वेश्चन है जिसमें कि डायरेक्ट पूरा मेंशन है कि ये वाला क्वेश्चन को देखिए। With neat sketches describe structure and texture observed in metamorphic rocks। पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। Add a note on their significance understanding, मतलब जब आप टेक्सचर लिखेंगे उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, और ये वाला आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ये आपको समझ के लिखना पड़ेगा। तो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि जेडी विंटर बुक में दिया गया है, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है इसमें। जैसे कि ये वाला टेक्सचर ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो आपको ये आना चाहिए कि जो रेली टेक्सचर क्या होते हैं मेटामॉर्फिज्म में, ये वाला होता है। ये चीजें आपको जानना चाहिए। और पहले स्टार्ट करेंगे आप ग्रैनोब्लास्टिक टेक्सचर से, ग्रैनोब्लास्टिक पॉलीगोनल, ये मोजाइक वगैरह। उसके बाद, हाँ, तो ग्रैनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर में ये सब आता है आपका, मोनोमिनरल क्वार्ट्ज, ये सब चीजें आता है। डैकुसेट टेक्सचर एक होता है, एक नोडुलर टेक्सचर होता है, ओइक्लोब्लास्टिक टेक्सचर होता है, पोरफायरोब्लास्टिक होता है। हाँ, और ये चीज मेंशन करना है कि अगर पोरफायरोब्लास्टिक है या फिर ब्लास्टोपोरफायरिक है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। पोरफायरोब्लास्टिक मतलब जो मेटामॉर्फिज्म के वजह से जो फेनोक्रिस्ट बना, ये वो बड़ा वाला ग्रेन। या फिर अगर ब्लास्टोपोरफायरिटिक है, ब्लास्टोपोरफायरिटिक है तो उसका मतलब है कि वो पहले से फेनोक्रिस्ट था, उसके बाद वो छोटा मतलब मेटामॉर्फिज्म में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो इग्नियस ओरिजिन का था। तो ये सब आपको मेंशन करने पड़ेंगे वो वाला टेक्सचर में, मेटामॉर्फिक टेक्सचर में। और ये सब पढ़िए। और डैकुसेट टेक्सचर का, इसके बारे में जब लिखेंगे तो इसका ग्रोथ कैसा होता है ये लिखिएगा। तो इसका ग्रोथ ऐसा होता है कि जो डैकुसेट टेक्सचर क्यों बनता है, क्योंकि दो डायमेंशन में ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, ये वाले और ये वाले डायमेंशन में। एक्स वाई एक्सिस में ग्रोथ ज्यादा होता है और जेड डायरेक्शन में ग्रोथ कम होता है। तो ये फ्लैट मिनरल्स बनाते हैं, जो कि मतलब मस्कोवाइट मस्कोवाइट आपका हो गया या क्लोराइट हो गया, क्ले मिनरल वगैरह। तो ऐसा बनाते हैं ये सब दो डायरेक्शन में ज्यादा ग्रोथ होने के कारण। तो ये सब आप लिख सकते हो। और नोडुलर टेक्सचर जो है कि वो आपका टिपिकल ऑफ इग्नियस इंट्रूजन जो हॉर्नफेल्स में दिखाया जाता है, ये वाला टिपिकल है। पोइक्लोब्लास्टिक जो होता है वो, ये ग्रेन्स के में क्या होता है, इंक्लूजन रह जाता है पोरफाइट और मतलब बड़े बड़े ग्रेन्स में, तो पोइक्लोब्लास्टिक टेक्सचर तब बनता है। ये आपको याद रखना है। और यही चीजें आप कुछ कुछ लिख देंगे, ये वाले पढ़ने हैं। उसके बाद ये सब आता है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, ये पोरफायरोब्लास्ट, पोइक्लोब्लास्ट। और ये सब में जो लिखा है कि मतलब कौन से कहाँ कहाँ आपको दिखने को मिलेंगे, स्केलेटल टेक्सचर कहाँ देखने को मिलता है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। ऐसा ये सब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं, यही सब पढ़ना है। और ये आपका स्पॉटेड हॉर्नबिल जो है, ये नोडुलर टेक्सचर जो है बोला था, ये नोडुलर टेक्सचर जो होता है वो हॉर्नफेल्स का टिपिकल होता है, तो स्पॉटेड हॉर्नफेल्स बोला जाता है जहाँ ज्यादा नोडल्स दिखते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं, स्पॉटेड टेक्सचर होता है।
उसके बाद आपका हो गया, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हाइट, ये सब भी आप देख लीजिए थोड़ा, अंडोलोज एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब क्या होता है हुआ। और ये सब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अंडोलोज एक्सटेंशन इसलिए टेक्सचर इसलिए दिखाता है कि क्योंकि क्वार्ट्ज के ग्रेन्स के जो मतलब एक्सिस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रोटेट करेंगे स्लाइड को, उसका अलग अलग मिनरल ग्रेन अलग अलग टाइम पे क्या होगा कि एक्सटेंशन करेगा। तो उसीलिए अंडुलोज टेक्सचर होता है। वही अंडुलोज टेक्सचर होता है। ये सब आप देख सकते हैं। और ये जो है पोरफायरोब्लास्ट, मतलब जो आपका जो पोरफायरोब्लास्ट होते हैं, जो कि मतलब ये हाई स्ट्रेन मेटामॉर्फिक के कारण उसको डिफॉर्म हो जाते हैं और वो फाइन मैट्रिक्स से सराउंडेड रहते हैं, तो उसको पोरफायरोब्लास्ट बोला जाता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये शियर सेंस इंडिकेटर। इसको आप थोड़ा देखिएगा। ये शियर बैंड्स होते हैं और ये वगैरह, ये सब क्वेश्चन में आ जाते हैं ये चीजें। तो इसके बारे में थोड़ा ही बता देता हूँ। लाइक ये सब फॉर्म कैसे होते हैं, देखिए ये वाला तो अभी आपका मान लीजिए एक मिनरल ग्रेन्स है, एक रॉक में मिनरल ग्रेन्स है और उसमें सियरिंग हुआ है, इस तरफ से सियरिंग हुआ, इस तरफ से सियरिंग हुआ, तो ये मिनरल ग्रेन क्या करेगा, इस तरफ रोटेट होना स्टार्ट करेगा। और इसमें क्या है, टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है ये फ्रिक्शन के कारण, मतलब रोटेशन के में कारण, क्योंकि शियर जोन में होता है ना, शियर जोन में होता है ये सब। और शियर जोन क्या होता है, डेप्थ में होता है डक्टाइल डिफॉर्मेशन, और डेप्थ में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, इसलिए ये टेम्परेचर भी होता है और आपका रोटेशन भी होता है। तो ये जब रोटेट करता करता जाएगा तो क्या होगा कि इसका जो ये बाउंड्री से सब धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और ये टूटेगा, फाइन ग्रेन में टूटेगा, और उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर के कारण ये इधर ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब इधर ही नया क्रिस्टल बना दे, मतलब उधर ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसलिए जब ये रोटेशन होता होगा, जब ये इधर रोटेट करेगा, मतलब ये मिनरल ग्रेन के साथ जो फाइन मैट्रिक्स, तो उसी के साथ ये टेल्स डेवलप करेंगे, जैसे कि ये टेल डेवलप किया, इसके बाद ये टेल डेवलप किया। और जब रोटेशन का मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो टेल्स क्या करेंगे कि ये ग्रेन जहाँ बहुत ज्यादा रोटेट कर गया आपका, तो ये कर क्या करेगा कि ये वाले जो टेल्स होंगे इसको ऐसा ऊपर की तरफ ले जाएगा। लाइक ये जो ग्रेन्स का होगा, तो रोटेशन अगर ज्यादा मतलब रोटेशन और ग्रोथ ज्यादा मतलब एक्सट्रीम हो गया, तो वो डेल्टा टाइप, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ये बनाएगा, ये चीजें बनाएगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। और ये मेंशन कर सकते हैं रोटेशन और ग्रोथ, मतलब उधर टेम्परेचर होता है इसलिए ये जो टेल्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ये टेल्स। और ये ग्रेन रोटेट करता रहता है क्योंकि शियर फोर्स लग रहा है उस पर। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और ये माइका फिश के बारे में भी लिख सकते हैं। और ये जो होता है ये डेल्टा टाइप होता है, ये होता है आपका सिग्मा टाइप, और ये फाई टाइप, और ये थीटा टाइप, जिसमें से कि ये दोनों से आप शियर सेंस को देख जान नहीं सकते, और इनसे आप शियर सेंस को देख सकते हैं कि शियर सेंस कैसा होगा, क्योंकि ये डिरेक्शनल होते हैं। लेकिन ये चीजें ये डिरेक्शनल नहीं होते, इनको मेंटल और फायरोप्लास्ट बोला जाता है। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा, लाइक इधर बारिश बहुत हो रहा है तो शायद आवाज आ रहा है ये कि नहीं, कोई बता दीजिए। हेलो। ये सर आवाज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू, क्योंकि इधर बारिश स्टार्ट हो गया तो शायद इसलिए लगा आवाज आ रहा है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और आप इसमें लिख सकते हैं एसिमेट्रिक फोल्ड्स, ये भी शियर सेंस दिखाता है। मतलब मान लीजिए क्वार्ट्ज का एक वेन है ऐसा, पहले जो स्ट्रेट था उसके बाद शियरिंग के कारण ये ऐसा बन गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। और इसका शियर सेंस ऐसा होगा।
ये वाला, ये चीजें होगा शियर स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से मतलब काफी मैच कर, मतलब ये रेलेवेंट है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में भी यही चीजें ही होता है जब शियर स्ट्रेंथ आपको दिखाना होता है, तो इसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन वो वाला शियर स्ट्रेंथ दिखाना। ओके, तो ये हो गया शियर स्ट्रेंथ के बारे में। और उसके बाद आपका रीजनल मेटामॉर्फिक टेक्सचर के बारे में, जो कि सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जो कि ये फोलिएशन है एक, इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा, फोलिएशन क्या है लिख सकते हैं, हुआ। उसके फोलिएशन, उसके बाद लिनिएशन लिख सकते हैं। इतना सब कुछ लिखने का जरूरी नहीं है, ओवरव्यू देना है, मतलब ऊपर ऊपर से बस लिखना है। लिनिएशन और फोलिएशन का डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा थोड़ा कुछ डायग्राम बना दे सकते हैं। या फिर आप सिंपल बस सीस्ट रॉक एक ऐसा रेक्टेंगल बना के इधर सीस्ट को दिखा सकते हैं, जो कि फोलिएशन है काइंड ऑफ। तो ये भी दिखा सकते हैं आप, क्या हो रहा है। ओके, शायद ये थोड़ा लोड नहीं ले रहा है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर वाला पार्ट, हो गया। और स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ये होता है कि जो कुछ तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मेटामॉर्फिक के, जो कि वो होता है सैकरोइडल स्ट्रक्चर, या फिर आपका इधर होगा आई गेस, जो कि तो वो रिलेटिवली मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजियर ही होगा है। फिर से ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो इस टेक्सचर वाला ये चीजें थे जो कि आपको देखने पड़ेंगे। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर वाले पार्ट भी इधर ही था आई गेस। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो जो कुछ ही 5 तरह के स्ट्रक्चर थे आई गेस, जो सैकरोइडल टेक्सचर एक था, स्ट्रक्चर था, मैकुलोज एक था, और एक ग्रानोब्लास्टिक स्ट्रक्चर था। जो ग्रानोब्लास्टिक जो होता है कि ग्रानुलाइट फेसिस में दिखा जाता है, और सैकरोइडल आपका जो वो मार्बल रॉक में दिखता है। ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और यही जो मैं बोल रहा था, जो ओस्टवाल्ड राइपेनिंग के चीज है, ये सब इधर ही लिख दिया गया है। मतलब ये जो ग्रेन्स ग्रेन्स में एनर्जी कम होने के लिए उसका बाउंड्री मिल जाता है, तो यही सब है। और ये सब ग्रेन रोटेशन, सब ग्रेन बाउंड्री, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही भी है वो रिक्रिस्टलाइजेशन जो होता है। हाँ, और एक चीज आ जाता है, ये याद रखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है। डायनामिक रिक्रिस्टलाइजेशन और स्टैटिक रिक्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों, ये कभी आया था शायद एक बार 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। तो इनमें ये होता है कि डायनामिक रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि, सॉरी हाँ, स्टैटिक में ये होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन होता है बस टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो ग्रेन बाउंड्री एरिया रिडक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो, हाँ सॉरी, ये डायनामिक और स्टैटिक रिक्रिस्टलाइजेशन इधर नहीं आता है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आता है। हाँ, भूल गया था मैं। चलिए, हाँ, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आ जाता है ये क्वेश्चन। हाँ, एक बार आया था कभी, तो देख लीजिएगा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए। तो वही है, मेटामॉर्फिक और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का चीजें इधर कॉरेस्पॉन्ड करती हैं ये वाले पार्ट में। तो स्टैटिक के क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के कारण वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। और डायनामिक में क्या होता है कि जो स्ट्रेस के कारण, मतलब अगर कहीं शियर स्ट्रेस आ रहा है तो उसके कारण वो डायनामिक रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। और उस उनमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होता है कुछ कुछ, तो वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब जो है आपका थर्मोडायनामिक्स को अभी के लिए छोड़ते हैं।
आप ये, हाँ, और एक ये वाला क्वेश्चन जो है, ये चार्नोकाइट प्रॉब्लम जो है, ये वाला भी क्वेश्चन में आ सकता है। और ये वाला क्या होता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये वाला स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स अगर नहीं है आपके पास तो ये वाला ले लीजिए। इसमें पूरा है चार्नोकाइट प्रॉब्लम के बारे में, और ये शायद आएगा तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसमें जितना लिखा है उतना लिखेंगे तो एनफ है। और ये बहुत इजी है सर, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तो चार्नोकाइट प्रॉब्लम का ये है कि चार्नोकाइट का जो रॉक है, चार्नोकाइट रॉक तो आपको पता होगा, जो कि मतलब है ओपीएक्स बियरिंग ग्रानिटिक रॉक। मतलब उसमें क्या होता है कि ग्रानाइट ग्रानाइट का ही कॉम्पोजिशन होता है। जैसे आपका, सॉरी, ग्रानाइट में क्या होता है, ग्रानाइट में आपका होता है क्वार्च होता है, उसके बाद फेल्ड्स्पार होता है, प्लाजियोक्लेज होता है। तो चार्नोकाइट में भी ऐसा क्वार्च, फेल्ड्स्पार, प्लाजियोक्लेज होता है, लेकिन उसमें एक और एडिशनल चीज जो होता है वो होता है ओपीएक्स होता है। और ग्रानाइट में इन जनरल ओपीएक्स नहीं मिलता। तो इसको इसीलिए जो ओपीएक्स बियरिंग ग्रानाइट जो बोला जाता है इन सिंपल डेफिनेशन में, तो उसको चार्नोकाइट बोला जाता है। और चार्नोकाइट प्रॉब्लम का ये दिक्कत है कि मतलब चार्नोकाइट का ओरिजिन जो है, मतलब ग्रानाइट रॉक में ओपीएक्स कैसा आया, तो इसको लेके अभी तक कुछ कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं मिल पाया। बहुत सारे थ्योरीज है, लाइक हाइपोथेसिस वगैरह है, तो उसी को चार्नोकाइट प्रॉब्लम बोला जाता है। तो पहले जो सजेशन किए थे मतलब रिसर्चर्स, तो उन्होंने बोले थे कि ग्रानिटाइजेशन। तो अर्लीस्ट हाइपोथेसिस वाज ओरिजिन ऑफ चार्नो, हाँ, और ये ओपीएक्स और ये सीपीएक्स मिनरल कहाँ होते हैं इन जनरल, आपके जो गैब्रोइक रॉक होते हैं, गैब्रो में आपका ओपीएक्स होता है। तो ओपीएक्स बियरिंग गैब्रो को आपको क्या बोला जाता है, नूराइट बोला जाता है, नूराइट में होते हैं। और सीपीएक्स क्या होते हैं, बसाल्ट में होते हैं। तो पहले रिसर्चर ने सोचा कि चार्नोकाइट कहाँ से बने होंगे, जो मैफिक रॉक्स हैं, मैफिक रॉक का ग्रानिटाइजेशन है, सोचा गैब्रो और बासाल्ट, क्योंकि गैब्रो और बासाल्ट में आपका ओपीएक्स और सीपीएक्स मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि ग्रानिटाइजेशन हुआ होगा, मतलब उन्हीं मैफिक रॉक का ग्रानिटाइजेशन हुआ होगा। तो तो उसमें ये बोले कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द पार्शियल मेल्टिंग ऑफ मैफिक रॉक। मैफिक रॉक का पार्शियल मेल्टिंग हुआ, एक मान लीजिए ये मैफिक रॉक है, इसका पार्शियल मेल्टिंग हुआ, और ये मेल्ट जाके दूसरा एक रॉक बनाया, जो कि ये चार्नोकाइट बना, ये बोले। और वो जो ओपीएक्स सीपीएक्स यही माफिक रॉक से आके इधर ही है। तो उसका लेकिन मतलब फ्लॉ क्या है बताइए, उसका फ्लॉ है ये है कि जो ये प्रोटोलिथ है, ये जो मैफिक का प्रोटोलिथ है, तो मतलब ये अगर मेल्ट कर गया, तो वो जो सीपीएक्स और ओपीएक्स थे वो भी तो मेल्ट कर जाएंगे अभी। तो वो फिर इस रॉक में कैसे आए, चार्नोकाइट रॉक में, तो वो थ्योरी को इसके वजह से रिजेक्ट कर दिया। और एक और दूसरा बात ये है कि एडिशनल चार्नोकाइट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट टू ग्रानाइट। मतलब इधर से अगर ये ग्रानाइट रॉक तो बन सकता है, माफिक का अगर मेल्ट होके वो दूसरा रॉक बनाए, वो ग्रानाइट बना सकता है, मतलब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इधर से कुछ मेल्ट, फ्रैक्शनल मेल्टिंग हुआ, और फेल्सिक वाला पार्ट आके एक ग्रानाइट रॉक बना सकता है। लेकिन ये सीपीएक्स और ओपीएक्स कहाँ से आया, इसकी वजह से ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और ये वाला भी रिजेक्ट ही हो गया, ये वाला आपका जो ग्रानाइटाइजेशन वाला थ्योरी। और एक है कि हर हर बात हर हर टाइम पे आपका ग्रानाइट्स के पास अगर ये थ्योरी सही होता, तो इसमें क्या होता है कि जो चार्नोकाइट रॉक जहाँ मिल रहे हैं उधर आसपास ग्रानाइट रॉक भी मिलना चाहिए, लेकिन हर बार ग्रानाइट रॉक नहीं मिलता चार्नोकाइट रॉक के पास। तो ये वाला एक उसका फ्लॉ है। और चार्नोकाइट का अगर आपको इंडियन एग्जांपल देना है, तो कोई बता सकता है चार्नोकाइट इंडिया में कहाँ मिलते हैं? सर ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? और एक जगह पे भी मिलते Southern हैं Granite Terrain. कहाँ? Southern Granite Terrain. बस बस ठीक, वही सदर्न ग्रैनुलर टेरेन में मिलती भी चार्नोकाइट्स मिलते हैं। और ये चार्नोकाइट्स ऐसे हैं कि जो पहले सदर्न ग्रैनुलर टेरेन में ही आपका रिपोर्ट किया गया था, इंडिया में ही। तो ये चीज आप याद रखिए इंडियन एग्जाम्पल के लिए, चार्नोकाइट।
चार्नोकाइट सदर्न ग्रैनुलेट एरिया और ईस्टर्न घाट्स में। उसके बाद दूसरा थ्योरी दिया गया कि क्रिस्टल मेल्टिंग की वजह से बनते हैं, मतलब चार्नोकाइट जो है कि पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के वजह से मिल बनता है। तो इसका फ्लो, मतलब इसका फ्लो ये था कि मतलब क्लियर एविडेंस कुछ नहीं था पार्शियल मेल्टिंग हो रहा है लोअर क्रस्ट का करके। और लोअर क्रस्ट का मेल्ट क्यों होगा ये इसका भी कुछ क्लियर नहीं है, तो ये वाला एक ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है मेटासोमाटिज्म, तो सबसे जो मतलब वो बोला गया, मतलब अभी तक जो मतलब एक्सेप्टेड था, या फिर अभी तक भी कुछ लोग इसको एक्सेप्ट मानते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि जो हॉर्नब्लेंड और बायोटाइट मिनरल है जो कि एम्फीबोल से हैं, उनका क्या हुआ कि हॉर्नब्लेंड हॉर्नब्लेंड उस पे क्या है कि CO2 आके, लाइक लोअर मेंटल से CO2 आके उनको डिहाइड्रेशन रिएक्शन किया। तो उधर से क्या है कि हॉर्नब्लेंड से जब H2O निकल गया, H2O निकल गया OH ग्रुप में, तो वो हाइपरस्थिन बना दिया, हाइपरस्थिन। और जो हाइपरस्थिन होता है वो OPX मिनरल होता है। ये वाला जो रिएक्शन इधर दिया गया है, मेंटल डीगैसिंग की वजह से CO2 बाहर आया, उसके बाद उसको मेटामोमेसोमाटिज्म हो गया, तो ये हाइपरस्टिन बना दिया जो कि OPX है मिनरल, और ग्रानुलाइट फेसिस इसीलिए दिखाया। तो लेकिन इसका दिक्कत ये है कि मतलब कहीं कहीं जगह पे हमको क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मासिव स्केल पे हमको चार्नोकाइट्स मिलते हैं, मतलब मासिव प्लूटोन की तरह मिलते हैं। तो इतना ज्यादा CO2 कहाँ से आया? और CO2 अगर आया भी, अगर ये रिएक्शन होगा भी, तो CO2 क्या होगा, फ्रैक्चर्स में आएगा, तो फ्रैक्चर्स के आसपास ही वो मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर पाएगा। लेकिन ये फ्रैक्चर से इतना जो प्लूटोन रॉक है, बड़े इतने दूर तक कहाँ कैसे वो CO2 मतलब, क्योंकि इग्नियस रॉक क्या होते हैं कि वो इम्परमिएबल होते हैं, तो CO2 ऐसा नहीं कि हर जगह पहुंच पाएगा। तो इतना बड़ा प्लूटोन कैसे बना, तो इसकी वजह से ये थ्योरी को भी मतलब, लेकिन ये वाला थ्योरी सबसे ज्यादा वो है आज तक का, मतलब वेल एक्सेप्टेड था, लेकिन इसको भी अभी तक रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं लोग। और इसके बाद एक और दूसरा थ्योरी है कि मैग्मेटिक अंडर प्लेटिंग की वजह से हुआ। उसके बाद ये है कि कोलिजनल टेक्टोनिक्स में हुआ। कोलिजनल टेक्टोनिक्स मतलब ये जो है कि अभी धीरे धीरे सब एक्सेप्ट करने लगे हैं इसको, कि कोलिजनल टेक्टोनिक हुआ उसके साथ CO2 मेटासोमाटिज्म हुआ, मतलब दोनों एक साथ हुए। और वो जो मैग्मा जो था मैग्मा चेंबर में कोलिजनल टेक्टोनिक्स में, वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड था, उसमें CO2 बहुत ज्यादा था। तो इसलिए इसको अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं। और वो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि चार्नोकाइट रॉक इग्नियस ओरिजिन का है या फिर मेटामॉर्फिक ओरिजिन का है, उसमें भी अभी तक डिबेट चल रहा है। तो वो जो आपको एक एक मतलब कभी भी आप एक टर्म पढ़े होंगे पेची चार्नोकाइट्स, मतलब उसमें ऐसा होता है कि एक रॉक होता है ऐसा, और उसमें क्या होता है कि पैचेस में ऐसे चार्नोकाइट्स होते हैं। मान लीजिए ग्रानिटिक रॉक है और ये ऐसा पैचेस में चार्नोकाइटिक रॉक्स मिलते हैं आपको। तो इसको इसलिए बोला गया है कि ये लोकल डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, और ये ग्रानुलाइट में चेंज हो गया, ये ग्रानाइट चार्नोकाइट बन गया, OPX मिनरल दिखता है। तो इसको इसीलिए ऐसा ओरिजिन से देखा गया है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि पूरा बड़े बड़े प्लूटोन्स ही चार्नोकाइट्स के होते हैं, जैसे कि ईस्टर्न घाट में होते हैं बड़े बड़े प्लूटोन्स पूरे होते हैं। तो ये सब है चार्नोकाइट प्रॉब्लम रिलेटेड चीजें। और उसके बाद प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, पेलेटिक एंड कैल्कारियस एंड बेसिक रॉक्स। तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पेलिटिक रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म, इसको आप पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है। ये कैल्कारियस बेसिक रॉक तो बहुत रेयर आता है, लेकिन ये पेलिटिक रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म आता है। और इसमें आपको क्या लिखना है कि पेलिटिक रॉक्स का जो मेटामॉर्फिक का मिनरल असेंबलेज हर फेसिस पे क्या होता है वो लिखना है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मेटामॉर्फिक पेलाइट्स, तो वो ये वाले चीजें हैं। पेलाइट्स का मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये सब होता है। तो
ये वाले स्लाइड्स में इसमें क्या है कि मेटामॉर्फिज्म ऑफ पेलाइट जो कि बैरोबियन मेटामॉर्फिज्म में आता है, लाइक बैरोबियन जो जोन था वो भी पेलाइट्स का मेटामॉर्फिज्म के बेसिस पे ही उन्होंने जोन दिया था अपना। तो उसमें ये होता है कि एससीएफ डायग्राम से ये दिखाने का कोशिश किया गया है सब कुछ। और हाँ, ये इधर से स्टार्ट है। तो क्लोराइड जोन जो होता है, क्लोराइड जोन में आपका कौन सा मिनरल असेंबलेज होता है पेलिटिक रॉक्स में। जो कि पेलिटिक रॉक्स ये है कि जो क्ले से बने होते हैं, जो सेल रॉक जो क्ले से बने होते हैं, उनका जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो पेलाइट्स बोला जाता है। तो क्लोराइड जोन में क्या क्या होता है, क्लोराइड, फेंगाइट, मॉस्कोवाइट, क्वार्ट्ज, H2O होता है। जो कि ये एएफएम डायग्राम से दिखाने की कोशिश किया गया है, ये मिनरल असेंबलेज इसका। उसके बाद क्या होता है कि जब बायोटाइट जोन आता है, फिर बायोटाइट दिखने लगता है, तो उनसे फिर टाइलेंस कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होता है, क्लोराइड जोन से बायोटाइट दिखने लगता है। उसके बाद ये होता है गार्नेट जोन जब आता है, तो क्लोराइड और बायोटाइट रिएक्ट करके गार्नेट बनाना स्टार्ट करते हैं। वो ये सब मिनरल असेंबलेज दिखे। उसके बाद गार्नेट से जब क्या होता है कि गार्नेट जोन तो चल रहा है अभी, जब गार्नेट जोन से एक बार देखिए स्टेमिनेट, हाँ, तो गार्नेट जोन से जब स्टोरोलाइट जोन जाते हैं आप, तो उसके बाद उसमें स्टोरोलाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे बनता है स्टोरोलाइट, उसका एक रिएक्शन है। जब से कि गार्नेट, क्लोराइड और बायोटाइट तीनों थे गार्नेट जोन में, ये गार्नेट जोन में, क्योंकि गार्नेट जोन में आपको गार्नेट था, क्लोराइड था, बायोटाइट था। तो अभी ऐसा होता है कि ये वाला रिएक्शन होता है, गार्नेट क्लोराइड, गार्नेट और क्लोराइड का जो ये टाई लाइन है, ये मिलते हैं। उसके बाद ये टाई लाइन ब्रेक होता है, तो गार्नेट और क्लोराइड दोनों कंबाइन होकर स्टोरोलाइट और बायोटाइट बनाते हैं। जो कि इसको बोला जाता है टाई लाइन, सॉरी ये टाई लाइन फ्लिप रिएक्स, हाँ इसको, सॉरी हाँ, इसको टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है टाई लाइन, ये रिएक्शन कभी आते नहीं है, लेकिन आप अगर पता है तो अच्छी चीज है, ये लिख सकते हैं। गार्नेट और क्लोराइड का जो टाई लाइन है, ये डॉटेड वाला, ये ब्रेक होके आपका स्टोरोलाइट और बायोटाइट स्टेबिलाईज होता है। तो ये वाला सॉलिड टाई लाइन है, इसका मतलब है स्टोरोलाइट और बायोटाइट अभी स्टेबल है, जो कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन से बनता है। इसको टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन बोल सकते हैं, स्टोरोलाइट जब पहली बार स्टोरोलाइट बनता है स्टोरोलाइट जोन में। उसके बाद आपका कियानाइट बनता है, कियानाइट सिमिलरली ऐसे ही बनता है रिएक्शन करके, जहाँ की स्टोरोलाइट, क्लोराइड और मॉस्कोवाइट मिलके, मतलब ये स्टोरोलाइट क्लोराइड मिलके ये इधर कियानाइट प्लॉट होता है, तो कियानाइट बनाते, कियानाइट और बायोटाइट बनाते हैं। ये वाला ये एक टाइलाइन फ्लिप रिएक्शन है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको याद रहे तो, टाइलाइन फ्लिप रिएक्शन से ही बनते हैं ये सब चीजें। और ये सब चीजें वो उधर जेडी विंटर बुक में अच्छे से दिया गया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद कियानाइट और सिलिमनाइट जो जोन जो होता है, सिलिमनाइट तो कियानाइट के साथ केमिकली कॉम्पोजिशन सेम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका जो फेज वो चेंज होता है, क्योंकि वो उसका सब कियानाइट, सिलिमनाइट, एंडलोसाइट वो तीनों आइसोमोप्स, सॉरी पॉलीमोप्स है ना, तो उसका बस वो स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन बाकी सब सेम रहता है। तो ये प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म पेलिटिक रॉक्स ये था। और इसमें आपको ये जो मिनरल असेंबलेज है कौन से जोन में क्या है ये लिखने पड़ेंगे। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो फेसिस है, जो क्लोराइड बायोटाइट, ये वाला ग्रीन सिस्ट फेसिस है। और आपका जब गार्नेट दिखने लगता है तो ये इनिशिएशन ऑफ आपका आम्फिबोलाइट फेसिस होता है, हुआ, सॉरी आम्फिबोलाइट फेसिस। उसके बाद जब आपको सिलिमनाइट, स्टोरोलाइट ये दिखने लगता है तो वो आपका ग्रानुलाइट फेसिस तब आ जाता है, मतलब वो प्रेशर टेम्परेचर रेंज आ जाता है। तो यही सब आपको मेंशन करने हैं उधर। और ये सब तो हो गया। हाँ, एक और चीज जो हमने बताया था कि जियोथर्मो बैरोमेट्री, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ।
इसी तरह एक रखा था। जियोथर्मो बैरोमेट्री ना। ओके, गुड। जियोथर्मो बैरोमेट्री, हाँ, इधर। ओके, तो ये शायद विजिबल हो रहा है आपको। हाँ, तो ये है एक्चुअल जियोथर्मो बैरोमेट्री। जियोथर्मो बैरोमेट्री जो थर्मोडायनामिक्स में आता है। तो जियोथर्मो बैरोमेट्री का मतलब ये है कि मिनरल का जो कॉम्पोजिशन से आप जान लीजिए, तो ये लिखने में आपको इजी होगा कि जो मिनरल का कॉम्पोजिशन से मिनरल का कॉम्पोजिशन से आप जियो थर्मो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, बारो मीन्स प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर उसका क्या फॉर्मेशन हुआ होगा वो आपको पता लगाना है मिनरल का कॉम्पोजिशन से। तो उसको जियोथर्मो बैरोमेट्री बोला जाता है। और मिनरल का कॉम्पोजिशन आप कैसे निकालते हैं? मतलब जियोथर्मो बैरोमेट्री करने के लिए आप इन जनरल यूज करते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, क्या था इंस्ट्रूमेंट, ईपीएम है, इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर जो है, ईपीएम है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जो है ईपीएम बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है कि वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो ईपीएम एनालिसिस में आप मिनरल का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। बस एक मिनरल ग्रेन का, कोई मिनरल ग्रेन आप स्लाइड बना के उसके बाद कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। लेकिन बल्क कॉम्पोजिशन के लिए आप आईसीपीएमएस यूज करते हैं, वो याद रखिएगा। तो मिनरल केमिस्ट्री के लिए आप ईपीएम यूज करते हैं, और जियोथर्मोबायोमेट्री में वही यूज होता है, मिनरल कॉम्पोजिशन, मिनरल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। और आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से आप उसको जियोथर्मोमेट्री बायोमेट्री में यूज करते हैं या थर्मोमेट्री में यूज करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि नेट ट्रांसफर रिएक्शन जियो बायोमेट्री में यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम चेंजेस इन्वॉल्व रहता है। और एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें वॉल्यूम चेंजेस कुछ नहीं होता, तो उसको जियोथर्मोमेट्री में यूज किया जाता है। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन, डीवोलेटाइजेशन रिएक्शन, पॉलीमॉर्फिक रिएक्शन होता है। लेकिन इन दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिनरल कॉम्पोजिशन यूज करके टेम्परेचर निकालते हैं। तो जियोथर्मोमेट्री कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्या होता है कि एक जो ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन ये इक्वेशन के बेसिस पे आप ये टी टेम्परेचर और ये वाला जो पी वाला टर्म है, प्रेशर वाला टर्म, ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जो कि ये गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन ये है। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके ऐसा टेम्परेचर को एक साइड में लाके बाकी सब टर्म्स को दूसरे साइड में ला रखना है। और प्रेशर के लिए, जियो बारोमीटर के लिए प्रेशर को एक तरफ और बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ रखना है। तो ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर आपको मिल सकता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, जियो थर्मोमेट्री के लिए मतलब टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए उसी टर्म का यूज करते हुए आप के डी जो होता है एक बल्क सॉरी ये एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के साथ सेम होता है, जो कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, एफईएमजी का। तो मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसा है, एक्सचेंज रिएक्शन बिटवीन पायरोक्सिन एंड बायोटाइट ये है। तो उसके के डी निकाल के उसके बाद जो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा, ये एक्सपोनेंशियल को एक क्या होता है कांस्टेंट लिया जाता है, जो कि मतलब हर रिएक्शन के लिए, ऐसा एक्सचेंज रिएक्शंस के लिए वो पता होता है कांस्टेंट। तो आपको अगर उसके बाद फाइनल जो इक्वेशन निकलता है ऐसा कुछ निकलता है, और ये इक्वेशन आपको पता है और ये कॉम्पोजिशन पता है। एक्स मतलब ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एफी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एमजी इन ओपीएक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बायो एफी एम बाई डिवाइडेड बाई एमजी इन बायोटेट। अगर ये आपको पता है तो ये प्रेशर टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं। और ये जो प्रेशर ये जो होता है ये कैली मतलब एम्पिरिकल चीजों से ये पता होता है ये टर्म आपको। तो उसके बाद आप प्लॉट करते हैं
एक्स कॉम्पोजिशन निकाल के एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं, और आपका सैंपल्स जो जो भी टेम्परेचर पे लाइन पे ज्यादा फॉल करते हैं तो उसी टेम्परेचर पे आपका वो सैंपल बना हुआ था, उसका मतलब यही है। तो ये होता है जियोथर्मोमेट्री। ऐसे भी सिमिलर टाइप ऑफ जियो बैरोमेट्री भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जियोथर्मोमीटर्स ये होते हैं, ये सब होते हैं। और जियो बैरोमेट्री में मतलब एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज सेंसिटिव टू प्रेशर। प्रेशर मतलब जो लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे वो प्रेशर को चेंज, मतलब उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर चेंज होने पे वो कंपोजिशन चेंज होता है, उसको आप जियो बैरोमीटर में यूज करेंगे। जो कि एक इक्वेशन जियो बैरोमेट्री का ये है, एनोथाइड से ग्लिसरॉल एल्युमिनियम सिलिकेट और क्वार्ज बनने वाला रिएक्शन जिसको कि ग्रास्प बोला जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी है, ग्रेल, ग्रास्प, ये सब इतना जानना जरूरी नहीं क्योंकि ये आएगा भी तो 5 नंबर शॉर्ट नोट में आएगा। तो आप थियोरिटिकली भी लिख सकते हैं, ऐसा ज्यादा डीप में लिखने का कोई जरूरी नहीं है, थियोरिटिकली लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया बस होना चाहिए उसके लिए। और थर्मोडायनामिक्स को मैं बोलूंगा, बाकी सब चीजों को अगर पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी स्टार्ट मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाता है। उससे अच्छा बाकी चीजें को पढ़िए, ये वाली चीजें जो है, और ये वाली चीजें पढ़ेंगे तो इससे फायदा ये होता है कि बाकी सारे क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये वाली चीजें। और थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना है तो कुछ चीजें ही पढ़िए, जैसे ये फुगासिटी एक्टिविटी, जियोथर्मोमेट्री जो होता है, ये चीजों को पढ़िए, नहीं, और बाकी चीजें को रहने दीजिए। अभी थर्मोडायनामिक्स का अगर पढ़ चुके हैं तो सही है, नहीं पढ़े हैं तो